चले जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं जी अपना कैप ए, जो कि पीआरसी के बाद कैप स्टेज है और सेकंड स्टेज। और उसमें भी आखिरी सब्जेक्ट आके आता है ऑडिट। ठीक है। आखिरी सब्जेक्ट क्यों है? प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही ज्यादा सिमिलर सब्जेक्ट है ये। आप लोगों की, मेरी, अपनी, सबके रिश्तेदारों की जिंदगी के साथ कनेक्टेड है ये सब्जेक्ट। किस तरह है हम डिस्कस करेंगे इसको साथ साथ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए फैकल्टी मेंबर। जी, मेरा नाम अजद वसी है। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन चेंज हो रही है आपके पास? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। ठीक है जी। अच्छा जी। सो माय नेम इज अजद वसी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 11 years। आई एम करंटली वर्किंग इन वीडियो एज मैनेजर ऑडिट एंड एश्योरेंस। से पहले मैंने डिलॉयट यूसुफ आदिल में काम किया है, अब यूसुफ आदिल रह गई है। और कराची ऑफिस और यूई में, अबू धाबी, दुबई, दोनों ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस है। मेजर ऑडिट क्लाइंट्स, मेजर मेजर मतलब मेजर वॉल्यूम वाइज ना, एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, शील्ड कॉर्पोरेशन, जीएस बैंक, एसएचजीसी ग्रुप एम, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को ऑडिट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, और इसका एक ऑफिस दुबई में था, उस कंपनी का ऑडिट किया है। एम के लुलु, जिस तरह हमारी हाइपर स्टार मार्केट है, कारफोर जाना जाता है जिसको आजकल, जिस नाम से, तो उसी तरह से मिलर लाइंस पे एम के लुलु एक यूई का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि इंडियन ओन करते हैं, उसका ऑडिट किया। और इतिहाद एयरवेज, आप सब लोगों को पता ही होगा इतिहाद एयरवेज के बारे में। इसके साथ साथ मैं आई कैप की प्रोफेशनल कमिटीज का भी पार्ट हूँ, जिसमें पीआईबी कमेटी आती है और सीबीडी कमेटी आती है, राइट। एसोसिएशन मेरी अभी करंट वीडियो से डिलॉयट से रह चुकी है, और इससे पहले मैं म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा था। उससे पहले मैं पीएनएससी में 4 साल इंटरनल ऑडिट में काम कर चुका हूँ। पार्कर रैंडल में काम कर चुका हूँ, ग्रैंड थॉर्टन में काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा नाकिस सा इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, आइए कुछ बात करते हैं कैप 8 के बारे में, कि क्या सब्जेक्ट है और क्या रिक्वायरमेंट है इसको प्रिपेयर करने के लिए और पास करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं कि यार हम कैप 8 में हमने एडमिशन तो ले लिया है, और ऑब्वियस सी बात है हम इस नियत के साथ आए कि हम थ्रू आउट सेशन को अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे इस पेपर को पास करने की। ठीक है। तो जानना जरूरी है कि यार ये कैप 8 भला क्या है। तो जी, कॉम्पिटेंसी लेवल रिक्वायर्ड होता है आपको। इसमें जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, स्किल्स पे काम किया जाएगा, आपकी टेक्निक्स पे काम किया जाएगा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक बुक है जिसको हम प्यार से आइजा कहते हैं। ब्लू कलर की बुक है, मेरे पास अगर पढ़ी हो तो मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पे। आई होप के बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो मैं दिखा देता हूँ। इस तरह की बुक है ये, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये एक बुक है। ठीक है। इसके साथ दो बुक्स और आती हैं, 3 वॉल्यूम्स है टोटल में। ठीक है। अच्छा, फीचर्स क्या है जी? वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स इन सी है। क्यों? क्योंकि ये पेपर पास किए बगैर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन ही नहीं सकते। ठीक है। और कोर सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों की मैंडेटरी आर्टिकलशिप है जी ऑडिट फर्म से। अब तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी खुल गई है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग सीए फर्म से ही आर्टिकलशिप करें। तो कोर सब्जेक्ट है। कैफ में आप पहली बार इसको इसको फेस करेंगे, उसके बाद आप सी पैप में देखेंगे। सी पैप 6 में एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस आएगा। उसके बाद एमएसए, जो मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है, उसके अंदर एमएसए का एक सब्जेक्ट है जिसमें एमएसए 1 कहते हैं उसको प्यार से, एफएफआर और ऑडिट दोनों मिला के आपसे एक पेपर पूछा जाता है। 3.5 साल की आर्टिकलशिप में आपने करना ही ऑडिट है। उसके बाद आपके पास चॉइस है वेदर यू वांट टू गो टू इंडस्ट्री, इंटरनल ऑडिट में जाना चाहते हैं आप, अकाउंटेंट रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं। लेकिन ये 3.5 साल का मैंडेटरी पीरियड है, ये आपने करना है। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ऑडिट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ नॉर्मल लाइफ से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो किस तरह से कनेक्टेड है? मैं जब आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितना जरूरी है ऑडिट को समझना और हमारी लाइफ से कनेक्ट करना। आपकी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा एक सिस्टमेटिक वे में काम करने लगी। ठीक है। कुछ झलकियां आज देख लेंगे। ठीक है। वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जो भी बच्चा ऑडिट पढ़ रहा होगा, भले किस टीचर के साथ क्यों ना पढ़ रहा हो,
आप उनसे पूछेंगे, बोलेंगे यार बड़ा जबरदस्त सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन जब खुद करने बैठो ना तो नहीं होता। क्यों? यार थियोरेटिकल तो है, लेकिन ये पूरी पूरी जो बुक है ना थ्योरी पे बेस करती है, लेकिन इंतहाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंतहाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है। मसला ये होता है कि बच्चे जो है ना प्रैक्टिस करते नहीं है, और जब बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं तो फिर उनसे सवाल होता नहीं। जब सवाल होता नहीं तो एग्जामिनर पास करता नहीं, और जब एग्जामिनर पास करता नहीं तो हमारी रूह जो है ना वो तड़प जाती है। ठीक है। तो देखेंगे कि यार किस तरह से एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि वो हमें सब्जेक्ट में पास कर सके। अच्छा जी, चैट पे क्वेश्चन आया है कि ये किताब क्या हमने लेनी है। यार मैं जब कैब कर रहा था, ऑडिट पास, मतलब ऑडिट पढ़ रहा था, तो मैं ये बुक बाय जरूर करता था। जरूरी है आप लोगों को पढ़ना कि यार स्टैंडर्ड में बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों को नोट्स की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो मैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया करूंगा, वो आप लोग देखें और आपको आइडिया हो। ठीक है। अच्छा जी, ये जिस तरह मैंने कहा, ये अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन अरबी में नहीं, ये पूरी इंग्लिश में है। मुझे अच्छा एचडी क्वालिटी में यही मिल रहा था, तो किताब मैंने ये लगा दी। 2023 का ये स्टडी टेक्स्ट है, आप लोग को यूज करनी है। ये आईकैप से भी आपको अवेलेबल होती है, वहां से आप जाइए और कलेक्ट कीजिए इसको। ठीक है। तो सिलेबस में ऑडिट का जो कैफ एट है वो मेनली 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, राइट। पहला फेज आता है आपका ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसके टीचिंग आवर्स ऑलमोस्ट जो है वो 25 से 30 घंटे हैं। और ये आईकैप ने हमें बताया, ठीक है, कि यार कम से कम इतने घंटे तो आपने देने हैं सब्जेक्ट में। वेटेज 15 से 25 नंबर का टेस्ट किया जाता है एग्जाम में। दूसरा जो ग्रेड आता है वो आता है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। कुछ समझ ना भी आए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ और ये चीजें आप रट लोगे बाद में, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है और साथ साथ रहना है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इसी के साथ 20 से 25 मार्क्स का जो है वो टीचिंग आवर्स एलोकेट हुआ है हमें इस पे। वेटेज है एग्जाम में टेस्टिंग की 15 से 20 मार्क्स। ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइन, जिसको आप कह लें कि टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। 50 से 55 नंबर, 50 से 55 टीचिंग आवर्स और 45 से 55 मार्क्स का ऑलमोस्ट कोई आधे मार्क्स की टेस्टिंग इस सेक्शन से होती है। तो आप अंदाजा लगा लें जी कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटर को जिस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है कि यार आपने रिपोर्टिंग करनी है, उसके सिर्फ जो है ना वो 10 से 15 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मेन काम जो है ना आपका सेक्शन सी में, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, अगर ये काम आपने चंगा कर लिया, ये काम आपने अच्छा कर लिया, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है और आपकी रिपोर्टिंग भी अच्छी हो जाती है, राइट। सिलेबस को जी फर्दर बाइफरकेट कर दिया आपके सेक्शंस को थोड़ा। एक्सट्रीम राइट पे आप देखेंगे ग्रेड है आपकी A B C D, 4 ग्रेड्स हैं। और सिलेबस एरिया आपका उधर थोड़ा हुआ है टॉपिक वाइज, और बीच में आपके आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये जो नीली किताब है, ये डिवाइडेड है आ रही है नजर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स आप लोग को शायद विजिबल हो रहे हो। ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड्स में इस ग्रिड को मैंने तोड़ दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ग्रिड को हम फॉलो करें। जितने भी कॉन्सेप्ट्स स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, लर्निंग आउटकम्स है, उसको हम मॉनिटर करते हुए चलें। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बताइए जी। चले जी, जबरदस्त। तो भाई एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, ग्रुप में भी आप लोगों ने एक्टिव रहना है, और क्लास में भी एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। कोई अगर मैं चीजें सर्कुलेट करता हूँ व्हाट्सएप पे कि यार ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताया, तो कोई नहीं बल्कि सबने पार्टिसिपेट करना है खुल के। कैफ एट का रिजल्ट ट्रेंड देख लेते हैं यार, कि मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहती है कि यार एग्जाम में ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप इसको एक सब्जेक्ट अकेले में उठा रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के साथ उठा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट के साथ उठा रहे हैं। तो क्या ट्रेंड रहा है आई कैप में इसका? क्योंकि लास्ट की कुछ 6-8 अटेम्प्ट का ट्रेंड ये रहा है। ठीक है। ऑटम 2019 में 25% पासिंग रेशियो था, उसके बाद इंक्रीज हुआ ये 41%, तो बल्ले बल्ले हो गई, जिसको हम कहते हैं कि यार नलका खुल गया। फिर आई कैप ने गिरा दिया 27% पे, और फिर इसको ऊपर ले गया 41% पे। तो लोगों ने बोला कि यार अब तो और ज्यादा गिरेगा। लेकिन आप देखें पिछली 4 अटेम्प्ट से, स्प्रिंग 2023 इंक्लूडेड,
पिछली 4 अटेम्प्ट से ये जो ट्रेंड है ना, ये एवरेज आउट हो रहा है 35, 33, 34, 36। तो अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 33 to 35% पासिंग रेशियो ये हो सकता है। अच्छा जी, तो लोगों ने समझना इस पेपर को शुरू कर दिया है काफी अच्छी हद तक। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी हरकतें हैं जो लोग बार बार इस पेपर में कर रहे हैं। आइए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टाइम में 25% का रिजल्ट था, ठीक है, ऑटम 2019। उसमें एग्जामिनर क्या कहता है? बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस सेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन, जो कि ऑटम स्प्रिंग 2019 वाला सेशन था। However, the result was still not up to the mark. Main reasons for below average performance seem to be inability of examinees to implement theoretical knowledge to scenario based question। ये हमारा जो है ना स्टूडेंट्स का अलमिया रहता है कि यार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं चीजें, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, वो सब हमें पता है नोट्स में। लेकिन जब वो नोट्स बंद होते हैं, जब वो किताब बंद होती है और एग्जाम सिनेरियो के अंदर हमें एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मिलती है कि आपने जो नॉलेज अक्वायर की है उसको आपने अप्लाई करना है किसी एक सिनेरियो पे, हाउ वुड यू डू द ऑडिट, तो वो हमसे फिर परफॉर्म नहीं होता है। हाँ, मैं रोड लर्निंग वाली चीजें दे दूं ना, क्या ऑडिट प्रोसीजर लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा बच्चा बीकॉम वाला जो है वो शुरू हो जाता है और जी वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। लेकिन जहां मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ किसमें, एक प्रैक्टिकल केस में, तो यार वहां पे हमारी कहाँ पे टांगे लगती हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनीज आर एडवाइज टू रीड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। दूसरी गलती यहाँ पर क्या हो रही है? दो अहम चीजें यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं। पहली चीज क्या हाईलाइट हुई है कि यार आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आप वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप नए सिनेरियो की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एक क्वेश्चन है और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप समझ ही नहीं रहे हो। ऊपर लिखा गया है चाइनीज फूड की ये इंग्रेडिएंट्स है और नीचे लिखा है कि कितने का था। ठीक है, ये डिश जो है कितने की थी? आपने बोला बड़ी जबरदस्त थी, बहुत जायका था इसमें, ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा दूसरे भी आके खाएं। भाई रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट क्या थी यार? इसकी कॉस्ट क्या है? चिकन मंचूरियन की कॉस्ट क्या है? आपने बोला यार बड़ा ही जबरदस्त था, बड़ा ही लजीज था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात की ना। तो आपने रिक्वायरमेंट को देखा ही नहीं, एग्जाम में प्रेशर होता है, दे मार 4:30 आप शुरू हो गए। ठीक है, इस तरह की कुछ गलतियां हैं, कुछ पाप हैं जो आप लोगों ने एग्जाम में हरगिज नहीं करने हैं। अच्छा, ऑटम 2019 में एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स के अंदर ये बता दी दो चीजें। अगले अटेम्प्ट में तो नहीं होनी चाहिए ना ये मिस्टेक, क्या कहते हो? व्हाट डू यू से बडीज? ये मिस्टेक अगले अटेम्प्ट में तो नहीं होनी चाहिए ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या कह रहे हैं लड़के लोग? हाँ, अगर ये कमेंट पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है हसनैन। अगर ये कमेंट पढ़े तो गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात बताऊं, यार मेजोरिटी ऑफ द टीचर जो है ना, वो ये बातें बच्चों को बताते हैं। ठीक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों को बातें बताते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम प्रेशर आता है ना, चूंकि आपने एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं की होती, तो आप जाके वहां पे कोलैप्स कर जाते हो और आप वही रिपीट कर रहे होते हो मिस्टेक्स हर बार। ठीक है, अच्छा चलो फर्ज करो यार पढ़ ली ना, या किसी ने नहीं पढ़ी। अब आ जाओ ऑटम 2000, स्प्रिंग 2020। बहुत अच्छा रिजल्ट है यार। बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व इन दिस सेशन as 41% examinees were able to secure passing marks as compared to 25% in the previous session. It was commonly observed that examinees performed well in this question which involved rote learning, whereas struggle in the question which required application of knowledge। अब मुझे एक बात बताओ यार, जो एग्जामिनर की यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, क्या कोई भी ऐसी बात है जो पिछले एग्जामिनर कमेंट में उससे ना की गई हो? वलीद, बहुत अच्छी बात की यार आपने, क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात। एग्जामिनर भी वही बात कर रहा है कि यार आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो आप में सोच नहीं आ रही है। जो एग्जामिनर चाह रहे हैं कि आप में वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो भाई फिर से वही
वही चीज बताइए एग्जामिनर ने कि यार आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, किस तरह से आप ये क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करोगे? जाहिर सी बात है, जब मसला है, मसला हमें समझ में आ गया, जिस समझ में आ गया, तो उसका सोल्यूशन भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगली अटेम्प्ट के कमेंट्स देखें जरा, ठीक है। चलो, ऑटम 2020 जी 27% रिजल्ट आया। द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस अटेम्प्ट was 27% as compared to 41% in previous attempt. It was commonly observed that examinees did not carefully read the requirement. यार what is this यार? Requirement of this question therefore missed out key aspects of the answer. फिर से वही बात हुई, पूछा जायका कैसा है, आपने रेट बता दिए। रेट का पूछा, आपने जायका बता दिया। For example, in question number 1, very few examinees discuss the reason of reporting implication, and in question 8, examinees did not discuss the significance of the threat. ये कोड ऑफ एथिक्स से सवाल आया था। बेसिकली आपको बताया गया था कि एक कॉमन सिचुएशन, उसमें आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने, और वो थ्रेट्स कितने सिग्निफिकेंट है वो आइडेंटिफाई करने। बच्चों ने थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए और उसकी सिग्निफिकेंस बताना भूल गए, ठीक है, सिग्निफिकेंस बताना भूल गए, तो यार मार्क्स तो काटेगा ना वो। हर चीज के क्या होता है कि अपने एक मार्किंग स्कीम तय की गई होती है, और हर स्कीम के आपको मार्क्स अलॉटेड होते हैं। अगर आप वो चीज उसको नहीं दोगे जो उसको रिक्वायर्ड है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्दर, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार एग्जामिनर ने रोट लर्निंग वाला वर्ड यूज नहीं किया। उसने बोला यार बच्चे वही रिपीट कर रहे हैं, मैं तो ना करूँ ना, तो उसने बोल दिया यार straightforward memory based question but poorly performed in scenario based which required application of knowledge। अब मुझे बताओ, 3 अटेम्प्ट्स के आप एग्जामिनर कमेंट्स देख चुके हो, कोई नया कमेंट है इसके अंदर? सर कोई नया कमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41% रिजल्ट आ गया यार स्प्रिंग 2021 में। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस अटेम्प्ट was 41% as compared to 27 in the previous attempt. However, it was commonly observed that examinees commenced writing answers only without fully comprehending the requirements of the question and consequently often missed out key aspects of the answer. यार wait a minute, wait a minute, क्या कह रहा है यार ये, क्या कह रहा है? अच्छा फिर आओ, क्या कहता है? Question 1, examinees failed to discuss the correct assertion covered by the confirmation procedure, blah, blah, blah. Many examinees failed to discuss the matters to be considered in first year of audit and appointment. हो गया ये? Most examiners did not discuss the evaluation of threat, significance of threat, evaluation of threat. यार पिछली अटेम्प्ट में तो उसने बताया था, पिछली अटेम्प्ट में तो उसने बताया था यार रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे, रोड लर्निंग है। आगे आज देखो जरा, all examinees are once again advised to read the requirements of the question carefully before writing the answer। क्या क्या कह रहा है यार ये, क्या कह गया ये शायर शेर? बार बार शायर शेर में एक ही बात कह रहा है आपसे, लेकिन बच्चा है कि यार समझ के नहीं देता। असल में मसला पता है क्या है? बच्चा कहीं से स्टार्ट करता है, किसी टीचर से स्टार्ट करता है, और वो उसका जो दोस्त है ना, वो उसको कहता है कि यार ये वाला टीचर है, इसके तू लेक्चर्स पकड़ ले, इसकी किताब पकड़ ले, बस तेरा पेपर पास, तेरा पेपर पास। हम जब अपना फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बजाय, इन प्रैक्टिकल केस की स्टडी के बजाय, जब हम अपना बेस किसी टीचर को बना लेते हैं ना, कि यार ये जो कॉन्सेप्ट इस टीचर ने हमें बताया ना, भले ही वो मैं क्यों ना हूं, यार वो कॉन्सेप्ट पूरे हैं। इस तरह की चीज नहीं है भाई। आप लोगों ने अपना काम भी पूरा करना है। हर टीचर की कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करे, मटेरियल प्रोवाइड करे, नोट्स प्रोवाइड करे, बट एट द एंड इट्स अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जामिनर क्या कमेंट कर रहा है, ऑल एग्जामिनीज आर वंस अगेन एडवाइज टू रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये नहीं कह रहा ऑल टीचर्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर वंस अगेन एडवाइज, नो, it is the examinee, it is your responsibility, you are attempting the paper, so you should be aware of the fact that what could go wrong in the examination and how you can cope up with that सिचुएशन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ 4 अटेम्प्ट के तो हमने पढ़ लिए ना, अगली अटेम्प्ट में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ऑटम 2021 ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस अटेम्प्ट was 35% compared to 41%. It was commonly observed that whenever a question or analytical reasoning is examined, analytical reasoning एक जो है वो स्टैंडर्ड है, वो भी हम पढ़ेंगे। एग्जामिनीज फेल टू सिक्योर फुल मार्क्स, बेसिकली है वही जो प्रैक्टिकल केसेस में डाल के दे देता है, और वो एग्जामिनीज जो है ना वो रिलेट नहीं कर पाते हैं आपस में, क्योंकि वो रोड लर्निंग में बहुत अच्छे होते हैं। एग्जामिनीज आर एडवाइज टू गिव मच अटेंशन टू दिस एरिया ऑफ सिलेबस which is not only important from the exam perspective but also relevant in the context of practical training in the
ऑडिट फर्म शायरी शेर में वही कहना चाह रहा है जो आप समझना नहीं चाह रहे कि यार प्रैक्टिकल केसेस की, प्रैक्टिकल सिनेरियोज की अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं है। लोग ये नीली किताब तो पढ़ के आ जाते हैं, लोग टीचर्स के नोट्स भी चार्ट के ढोल के पी के आ जाते हैं, इनको पता नहीं होता कि यार उन नोट्स को अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। ठीक है, तो कोशिश करें कि जी वो स्किल्स आप डेवलप भी करें और अपने टीचर को परसुएड भी करें, वेदर इट इज मी और समवन एल्स, यार वो आपको प्रैक्टिकल केसेस की प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, और हम अपनी बेस पे खुद भी रिसर्च करें। आजकल मार्केट में जो है ना वो चैट जीपीटी भी आ गया है। ठीक है, तो चैट जीपीटी को हम ऊट पटांग चीजों के लिए तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अगले टाइम देखें स्प्रिंग 2022 कुछ नया होगा, क्या कहते हो? चलो जी, स्प्रिंग 2022 रिजल्ट 33% ओवरऑल वाज स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस सेशन। और सिलेक्टिव स्टडी, यार ये क्या बला आ गई सिलेक्टिव स्टडी? यार एग्जाम में ना यार एक महीना रह गया, एक महीने रह गया है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, यार तू बता यार क्या करूं। सो बोला यार ये सब्जेक्ट ये टीचर ने, फलाने टीचर ने बता दिए, ये स्टैंडर्ड्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये कर ले। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो लिस्टें सर्कुलेट हो गई, उसी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो एग्जामिनर भी एडिट था जिसने पेपर बनाया था। ठीक है, और उसके पास भी पहुंच गई यार, उसने बोला यार मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कि ये वाला टॉपिक इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को पता चल गया, उसने मार दी गूगली। आप देख रहे थे कि यार बॉल अंदर आएगी, बॉल निकल गई बाहर। ठीक है, और आपने यूं बल्ला घुमाया और एज लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया, अनलेस वो कीपर कामरा नक मानो। ठीक है, तो यार ये मसले हैं भाई। सिलेक्टिव स्टडी, यार सिलेक्टिव स्टडी होती क्यों है? क्योंकि हम प्लान नहीं करते। हम जाते हैं यार 20 दिन पहले, ऑडिट को कुछ समझते नहीं यार, क्लास बहुत अच्छी हमने अटेंड की हुई है, बहुत जी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, तो हम कर लेंगे। फलाना टीचर बहुत अच्छा है, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं यार, एक बार में पढ़ूंगा सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। मैच प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है। अभी चल रहा है ना वर्ल्ड कप, वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, डायरेक्ट मैचेस में क्यों नहीं उतारते यार? इट्स अ बिग गेम, बिग बिग स्टेज, कम ऑन ग्रो अप यार। प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो आप, ये नहीं होता कि यार आप गली में जा रहे हो, पहली बॉल पे आउट हो गए तो आप बैट और बॉल अपना लेके भाग गए। दिस इज प्रोफेशनल लाइफ। आपके 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, इस चीज को सीरियसली लेना शुरू करो। ठीक है, examinees did not perform well in particular question, but many other examinees perform well in same question। ठीक है, आपके दोस्त ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और उससे वो क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट कर लिया और आप निकल गए। चलो जी, ऑटम 2022 रिजल्ट 34%। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन was slightly better than the previous one, जिसमें 33% था, 34 आ गए तो कह रहे स्लाइटली बेटर है। अच्छा भाई, it was commonly observed that the examinees answered all the question without answered the questions without carefully reading the requirement of the question। यार ये कोई छठी सातवीं अटेम्प्ट है ना जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बच्चे सुधर क्यों नहीं रहे यार? हाँ, वही 5वें स्टंप पे बॉल आती है, बाहर खेलना जरूरी है क्या? रिक्वायरमेंट को तो समझो यार, रुको जरा, सबर करो। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 1 and 4 examinee did not answer according to the requirements of the question। Further in question 1 examinees mentioned those areas which were not relevant to the context of the question। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और नासिर हुसैन बैठ के बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ कर रहा है, भाई क्या रेलेवेंस बनती है यार? हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है मैन, एशेज चल रही है, आप बाबर आजम को डिस्कस कर रहे हो कॉन्टेक्ट से ही हट के। हाँ, हाँ, अगर जो रूट ने आपको मारी कवर ड्राइव निकल गए तो आप फिर वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 25 गेंदों में 50 रन मार दिए और आप बाबर आजम का तस्करा कर रहे हो, यार उसकी बैटिंग जबरदस्त है यार, कॉन्टेक्ट से बाहर है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट से बाहर है। यार रिक्वायरमेंट को समझो, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है। ठीक है, और फिर उसको आप उसके हिसाब से आंसर करो। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ भाई किंग है यार, देखते हैं अभी। चलो जी, आ रही है तो अब अगली अटेम्प्ट जो आएगी ना कैफेड की, उसमें ये वाला बंद नहीं मारना भाई। ठीक है, ऑटम 2022, पिछला कौन सा था? चलो और ये आ गया स्प्रिंग 2023 वाला। ठीक है,
overall performance of the examinees in this paper was satisfactory and the result have slightly improved compared to previous session. अच्छा जी. However, below average performance was observed in question 2, 3, 6, 8. These performance were largely attributable to selective studies. फिर selective study जी, बच्चा जा गया 15 दिन पहले और 30 दिन पहले और उसको किसी ने जो है वो फलाने टीचर का हकीम समझ के ना नुस्खा दे दिया उसको, यार ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़. भाई बीकॉम का मैट्रिक का पेपर नहीं है कि आपने उठाई 5 ईयर और आपने देखा यार ये ट्रेंड चल रहा है. एक अटेम्प्ट में पूछता है यार ऐसे कायदे आजम पे, दूसरे अटेम्प्ट में अल्लामा इकबाल पे, एक अटेम्प्ट में कायदे आजम पे, दूसरे अटेम्प्ट में अल्लामा इकबाल पे. भाई ये प्रोफेशनल स्टडीज है यार. ग्रो अप. हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है. कभी आपको लगेगा यार उसने पूछा भी नहीं और पूछ के भी निकल जाएगा. हारिस रोकी बाउंसर, ठीक है, पूछा भी नहीं और पूछ के निकल जाएगा. कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यार उसने पूछा क्या है. चलो फिर examinees are advised to first understand the core issues being examined in the question and then identify and apply the relevant provisions of the auditing standards या code of ethics. It was observed that examinee did not carefully read the requirements of the question and provide irrelevant answer. अब यार ये जो 8 अटेम्प्ट्स के मैंने कमेंट डिस्कस किया आपसे, ये मैं एक ही जगह पे पेज पे समरी बना के भी आपसे डिस्कस कर सकता था, लेकिन इस चीज को बार बार रिपीट करने का मकसद क्या है? क्योंकि बार बार ये पाप आपसे हो रहा है, आपको पता नहीं है, बार बार ये गलतियां आपसे हो रही हैं. सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप सिलेक्टिव स्टडीज करते हो, आप रिक्वायरमेंट को सही से नहीं समझते हो. फिर जब आईकैप आपका पेपर रोकता है ना, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो आपका भाई गारंटी दे रहा है कोई बढ़ नहीं था इसमें. ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टीचर्स के लेक्चर लिए थे मैंने. तुम चाहे तो चेक कर ले यार, पेमेंट्स भी की थी उनको, किताबें भरी पड़ी हैं, रजिस्टर भरे पड़े हैं, लेकिन यार फायदा क्या है? फायदा क्या है? जो रिक्वायरमेंट है अगर उसके हिसाब से आपने आंसर नहीं दिया तो यार आग लगा दो उन सारी किताबों को, आग लगा दो उन सारे लेक्चर्स को, किसी काम के नहीं थे. क्योंकि आपने आपने अपनी नॉलेज को उस तरह से अप्लाई किया नहीं, जिस वहां पे अप्लाई किया नहीं जहां पर एग्जामिनर साहब से रिक्वायर कर रहा था. ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से देखकर आंसर करो, अपने जज्बात को काबू में रखो. ये लीजिए आ गई. क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में आप देखें, फोकस ऑन रूट लर्निंग, ये एक इशू है. इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? रिस्क क्या है? अनएबल टू हैंडल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. जब आप रोड लर्निंग करते हो ना, तो आप रट्टे पे चले जाते हो. 2 मार्क 4.5. ठीक है, जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपने फोकस करना है और आंसर्स को अपना ड्राफ्ट करना है और ग्रुप में शेयर करना है, टीचर के साथ शेयर करना है, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है जो चीता ऑडिट पढ़ने में, और आपने उसको बोला है यार चेक करके तो दे यार इस सिनेरियो के साथ जो मैंने आंसर लिखा वो सही है कि नहीं, और अगर नहीं है क्या मिस्टेक्स. ठीक है, ये तो जनरल कमेंट मैंने एग्जामिनर के डिस्कस किया ना. एग्जामिनर हर क्वेश्चन वाइज भी कमेंट देता है, तो आप उस रेलेवेंट अटेम्प्ट के जाके एग्जामिनर कमेंट निकाल सकते हो, मार्किंग स्कीम में जाके देख सकते हो कि यार किस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जामिनर ने कितने, सॉरी, किस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जामिनर ने कितने मार्क्स तोड़ तोड़ के रखे हैं उसको. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी. मिस रीडिंग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, यार मैं क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो मिस कर गया, तो की एस्पेक्ट्स मिस कर जाता हूँ. एग्जामिनर माइट हैव आस्क्ड 2 इयर्स, यू आंसर ओनली 1. ठीक है, 2 एरिया से सवाल पूछा, आपने सिर्फ एक एरिया का जवाब लिखा और आपने बोला कि यार भाई ने पेपर पूरा किया है. केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, रेफर मार्किंग की वाइल प्रैक्टिसिंग. ठीक है, आई कैप का एक और एरिया होता है मार्किंग की. किस किस को पता है यार मार्किंग की क्या होती है? देखा है किसी ने जाके आई कैप की वेबसाइट पे? हैज एनीबॉडी गॉन थ्रू दैट मार्किंग स्कीम? हाँ, तो भाई उस मार्किंग स्कीम को जाके देखें आप. ठीक है, कि आई कैप क्या रिक्वायर कर रहा है आपसे. फिर सिलेक्टिव स्टडी, लूजिंग द प्रेशियस मार्क्स इन एग्जाम. जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो ना, और अगर उस पेपर से कोई क्वेश्चन आ जाए, उस सिलेबस से, उस एरिया से कोई क्वेश्चन आ जाए, नहीं हो पाता यार आपसे, नहीं हो पाता. फोकस क्या रखना है? आपने कोर्स की कवरेज इस लेवल पे करनी है ताकि एग्जाम की जो टेस्टिंग का लेवल हो ना वो इधर हो, और आप कहीं आस पास इसके परफॉर्मेंस देकर अपनी पेपर पास कर जाए. ठीक है, ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, राइटिंग इज दी ओनली कम्युनिकेशन विद एग्जामिनर, अनएबल टू कम्युनिकेट. ठीक है, यार कॉन्सेप्ट आपको पता है ना यार, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं,
आपको पता है यार ऑडिट क्या होता है, प्रोसीजर किस तरह से लिखते हैं, एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन हो। एग्जामिनर के पास क्या जाता है, एग्जामिनर के पास जाता है आपकी वो आंसर शीट, आंसर स्क्रिप्ट जाती है, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, आपका ब्रेन और आपकी आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, इन दोनों में जो कनेक्टिविटी है ना बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आपको आता है, जो उससे पूछा है, आप उसको उसी तरह से बयान कर सको, ये एक स्किल है भाई, ये एक स्किल है, इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। तो आप सीखिए, इस स्किल को डेवलप कीजिए। अगर आप बॉन्ड राइटर हैं, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त है, आप डॉन में बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल लिखते हैं, तो यार मसला नहीं है, आप कर लोगे। आपको पता है कि यार रिक्वायरमेंट क्या है, जनता क्या जानना चाहती है, आप लिख दोगे भाई। अटेम्प्ट करें, क्विजेस में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें, और ग्रुप पे एक्टिव रहें। जब मैं ग्रुप पे पूछता हूँ ना, सन्नाटा छा जाता है, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। तो यार एक्टिव रहें ग्रुप पे, क्विज हो, मटेरियल जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। और किसी बच्चे ने भी पूछा था कि यार सर सोल्यूशन क्या है इसका, तो यार ये सोल्यूशन है जानी, देखो तुम इसको, और इसमें अगर कोई भी इशू हो किसी भी चीज में, तो आप लोग बेला झिझक पूछ सकते हो। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, समझ में आ रही है, रोड मैप समझ में आ रहे हैं यार, किस तरह से चीजें निकालनी है। चले जी, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि यार अपने सेशन के बारे में, जाहिर सी बात है यार, मुझे भी तो मंजन बेचना है ना अपना, ठीक है। तो यार बात करते हैं कि इस सेशन में आपको क्या मिलेगा। इन डेप्थ डिलीवरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो मिलेंगे आपको डेफिनेटली। स्टडी मटेरियल ठीक ठाक आपको, नोट्स डिटेल फॉर्म में मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट की डिलीवरी तो आपको अभी से थोड़ा सा टेस्ट मिल गया होगा कि यार ये लेक्चर किस तरफ जा रहा है। तो मेरा जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट भी दूं, और वो मसले भी बताऊं जो लोगों को फेस होते हैं, जो बच्चों को फेस होते हैं, ताकि आप भी किसी के टीचर बन सको, किसी मेंटोर बन सको, किसी बच्चे को गाइडेंस दे सको, आप भी किसी को ना लाल बत्ती के पीछे लगा सको, यार ये करो ये करो ये करो, और तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। रीडिंग आइजा इन द सिंपलेस्ट वे, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम स्टैंडर्ड को भी खोलेंगे, आपको पैरा पढ़ाएंगे, और उसके रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, उसका मटेरियल, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको नोट्स की फॉर्म में आसान भाषा में करके आपको देंगे, ठीक है। लिंकिंग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, चूंकि मैं खुद ऑडिट फॉर्म में काम कर रहा हूँ, और ऑडिट का मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में भी कोई 6-7 साल काम किया है, ऑडिट फॉर्म का 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 11-12 साल का कुल मिला के एक्सपीरियंस, और जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ उनका एक्सपीरियंस, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यार बहुत है, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करें सिनेरियो में, क्वेश्चंस की फॉर्म में, लेक्चर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उस फॉर्म में आपके साथ शेयर करें, ताकि आप उसको पिक कर सकें और क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकें। कंप्लीट गाइडेंस ऑफ एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में आपने किस तरह से जाना है, और सिलेबस कब खत्म होना है, उसके बाद आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए, ड्यूरिंग द सेशंस आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से लेके चलना है, यार साथ साथ लेके चलना है। मैं एक बात बताऊं, जब तक आप साथ साथ चीजों को लेके नहीं चलोगे, ग्रिप नहीं करोगे, ये आपसे इतना दूर चला जाएगा ना, इतना दूर चला जाएगा जैसे इमाद वसीम वर्ल्ड कप टीम से चला गया। मैं आपको अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, साथ साथ लेके चल रहे हैं आप, ठीक है, इसको दोस्त बना के रखना है। चलिए जी, इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड कर लिया है, एक पब्लिक ग्रुप है, और दूसरा वो ग्रुप है आई थिंक जिन्होंने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराई है। तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, तो यार रजिस्ट्रेशन करा ले। मैं कुछ करूंगा कि ये वाला जो सेशन है ना ये मैं डेमो में डालूं, तो अगर कोई रजिस्टर्ड ना भी हो ना उसमें पोर्टल में, तो वो डेमो के जरिए देख सके कि यार हमारा सेशन ये किस तरह से जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मिनिमम रिस्पांस टाइम की कोशिश होती है कि यार कम से कम टाइम में आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए आपको विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10, यार मिस कॉलें मारना शुरू मत करें, ठीक है। बिलीव करें यार, मुझे आप लोगों का दुख है, आप लोगों का दर्द है, आप लोगों की तकलीफ का अंदाजा है, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे बहुत हो गया, बहुत हो गया ना, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो भी अगर किसी की क्वेरी बहुत लंबी हो या सवाल किसी ने फेंक दिया हो,
सर ये इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। मेरे पास सोल्यूशन बना होगा तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं हो मुझे बनाना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये R1 किसी ने पूछा यार कि ऑड का पेपर पढ़ने के लिए R1 की नो हाउ होना जरूरी है। R1 क्या है यार, ये मुझे थोड़ा बता दो। FAR1 है। अच्छा जी, तो बिल्कुल यार कोई मसला नहीं है। FAR2 अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आपको ये जो है ना ज्यादा आपको शिद्दत से याद आएगी इसकी जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक टू एनी एरिया। या कैश एंड बैंक का ऑडिट है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का ऑडिट है, इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट है। तो उसमें मेरा क्या लायमल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, मैं थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी देता हूँ आपको, ठीक है। आपको इतना इक्विप में कर देता हूँ कि आप उस पेपर को, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें आती हैं, भले पेपर जितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी भी पेपर दूर नहीं जाएगा। हमेशा अपनी बेसिक स्ट्रांग रखनी है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और आंसर्स हैं, आप मतलब कोई और क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। इजाजत है, अगर कोई माइक वाइक ओपन करना चाहे तो माइक भी ओपन कर सकता है, ठीक है। तो फ्लोर इज ओपन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। यार सिलेबस में चेंजेस कोई ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस आए। लाइक आपका 220 में स्टैंडर्ड जो है ना क्वालिटी कंट्रोल वाला, उसमें चेंजेस उस हद तक आए कि ISQC एक स्टैंडर्ड होता था वो खत्म हो गया। ISQC स्टैंडर्ड जब खत्म हो गया तो ISQM1 आ गया, ठीक है। तो ISQM1 आपके सिलेबस में नहीं है, बट 220 आपके सिलेबस में, और उसमें टर्म जहाँ ISQC लिखा होता है वो ISQM कर दिया उसमें। रेलिवेंट बस वही चेंज आया, ज्यादा चेंज नहीं आया। जो बच्चा नया पढ़ रहा है उसको तो कोई भी मसला नहीं है, जो बच्चा पुराना पढ़ रहा है जिसने पढ़ा हुआ है यार उसको भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो भी इतने मजे से आपका कवर हो जाएगा ना इसके अंदर, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी जो है ना वो रिस्क अप्रोच में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं आपकी ISA 315 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि यार IT कंट्रोल्स से रिलेटेड चीजें आई हैं आपकी, तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है भाई, पूछ लो यार। क्या क्वेश्चन है भाई? वलीद अहमद, सर ऑडिट को कितना टाइम देना चाहिए ऑन डेली बेसिस? यार इतना टाइम देना चाहिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग लाइक यार आप 2 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स आपने पिक कर लिए कि नहीं किए, क्या आप प्रैक्टिकल जो केसेस हैं उनको हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जितना कॉन्सेप्ट टीचर ने बताया है, और अगर मैं क्विज दे रहा हूँ, अपने आप को टेस्ट करो, उस एरियाज को जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अगर वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं बगैर आंसर देके, तो यू आर इन द राइट जोन, ठीक है। तो आप फिर अपना टाइम उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन क्लास जो चल रही है आप उसको, पोर्टल का देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या है। पोर्टल का फायदा ये है कि यार एक लेक्चर आपने देख लिया, अब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, और आप पूछ भी नहीं पा रहे कि यार सर इसको वापस से समझा दें। आपने क्या किया, आप लेक्चर वापस से गए पोर्टल के ऊपर, लेक्चर पे गए और आपने उसको बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, रेलेवेंट मटेरियल पढ़ा, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया आपको, क्लास नोट्स देखे, और आपने बोला है कि यार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये फायदा पोर्टल का है, आप लोगों ने इतना टाइम देना है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाए। स्ट्रेट एक्स आपने साथ में रखनी है, जो जो टॉपिक्स में कवर करा रहा हूँ आपने मेक श्योर करना है कि आपके लर्निंग आउटकम्स, आपने मेरा ऑडिट करना है, ठीक है। आपने देखना है कि यार वो लर्निंग आउटकम्स जो ICAP ने आपको बताया कि इस एरिया में, इस सिलेबस के इस एरिया में आपने ये कॉन्सेप्ट को कवर करना है, क्या वो कवर हो रहे हैं आपसे कि नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, FR2 के कुछ स्टैंडर्ड जो ऑडिट में टेस्ट होता है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा FR2 तो आप उसे FR2 के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट देते हैं? पहले बिल्कुल देते हैं यार, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट दिए बगैर तो ऑडिट हो ही नहीं सकता ना। और वो बहुत ही लिमिटेड एरिया के पे है वो। ऐसा नहीं है कि यार आपका पूरा, या अगर आपने FAR2 नहीं पढ़ा तो आप ऑडिट नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, FAR2 अगर आपने पढ़ा हो डेप्थ में तो आपको एज रहता है, जहां पर एग्जामिनर हद से आगे बढ़ गया है। कुछ क्वेश्चन सोचते हैं FAR2 के ऐसे टेस्ट कर लिए, लेकिन वो FAR2 तो सॉल्व ही करा रहा होगा ना, एट दी एंड वो आपको ऑडिट करा रहा हो। ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और आपने जो है ना वो ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स को जो मैं समझा रहा हूँ आपको क्लास में, आपने उनको ग्रिप करके चलना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल मैनेजेबल है यार, बिल्कुल मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है। आप जब पढ़ोगे ना खुद आपको आइडिया हो जाएगा। जब तक एग्जाम के फॉर्म आते हैं ना, यार अब आपने रजिस्ट्रेशन करा ली नहीं ऑडिट की, तब तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। चले जी, जबरदस्त, कोई घबरा भी नहीं रहा, कोई शर्मा भी नहीं रहा। तो अगला क्वेश्चन यार, मैं अब एक क्वेश्चन करता हूँ आपको, क्या कहते हैं? मैं सवाल पूछूं? व्हाट डू से गाइस? लेट मी आंसर क्वेश्चन। चले जी, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे, 8-10 लोग हैं। व्हाट इफ यू गेट ₹86,400 डेली इन योर बैंक अकाउंट विच यू कैन स्पेंड एज यू वांट? ठीक है, अगर आपके बैंक अकाउंट में डेली कोई ₹86,400 भेजे, और आपको कहे कि यार ये पैसे आपने खर्च करने जैसे आप चाहो, कितनी अच्छी बात है ना। रोज भेजेगा वो 86,400। आपने बोला यार सीए करने की क्या जरूरत है, ये काम कर लेते हैं। ठीक है, नो कैरी फॉरवर्ड। उससे एक कंडीशन लगा दी, उससे एक कंडीशन लगा दी। उससे कंडीशन क्या लगाई यार? यार आपके बैंक में जो ये पैसे आ रहे हैं ना, आपने अगर ₹86,000 खर्च कर लिए ना आज के दिन, तो ₹400 जो बचे ना, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, कल आपके बैंक से डेबिट हो जाएंगे। शाम में रात के 12 बजे डेबिट हो जाएंगे, खत्म। लेकिन कल जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपके बैंक में फ्रेश ₹86,400 होंगे। कितनी जबरदस्त बात है कि यार आप एक रुपया भी खर्च ना करो, आप सारे रुपए खर्च कर दो, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन जब आप सुबह सोकर उठोगे तो वापस से ₹86,400 आपके बैंक में आ जाएंगे। सर कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? आइए जी, अनयूटिलाइज अमाउंट विल बी लैप्स। जैसे मैंने बताया कि यार आप खर्चा नहीं करोगे तो वो लैप्स हो जाएंगे। कैसा रहेगा आपको? जल्दी बताइए, क्या फीडबैक है भाई? होना चाहिए ऐसा? कौन कौन छोड़ेगा पैसे, ये मुझे बताओ। ₹86,400 मिल रहे हैं, कौन इसको पूरा खर्च करेगा और कौन छोड़ेगा? बताओ। कोई इलीगल नहीं है, लीगली लीगल चैनल से आ रहे हैं, आपका राइट भी है सब पे यार। ठीक है, आपके ही हैं ये पैसे। अब बताओ, कौन छोड़ेगा इसमें से पैसे और कौन पूरा खर्च करेगा? जल्दी 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 जल्दी। पूरा स्पेंड करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 400 छोड़ दूंगा, फुली कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, मतलब कोई एसेट्स खरीद लेगा, कोई स्टॉक में लगा देगा, लर्निंग आउटकम पर लगा दूंगा। पता नहीं यार शायद इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो मैं इससे अखज कर रहा हूँ, शायद इस शेर में जो समझना चाह रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि यार ₹86,400 आप लोगों में से कोई नहीं छोड़ने वाला, एक रुपया भी नहीं छोड़ने वाला। ऐसी है। तो यार ये, अगर मैं कहूँ कि यार ये ₹86,400 नहीं, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। कितने घंटे भाई? 24 घंटे। हर घंटे में कितने मिनट्स है? देयर आर 60 minutes in each hour, right? Each minute has 60 seconds। हर मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। यू हैव 86,400 seconds इन अ डे। कैसा? ठीक है जी। तो मेक एवरी सेकेंड काउंट एंड कैपिटलाइज। टाइम क्यों वेस्ट करना है यार? इन्वेस्ट करें, ये एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। ठीक है, तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने टाइम को वाइजली मैनेज करें और आगे बढ़ें। राइट, चले जी। ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का जरा ओवरव्यू ले लेते हैं। जरा क्विकली इसको हम गो थ्रू करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। कैसा लगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट यार? है ना? आप लोगों को बोला होगा यार किताब छोड़ूंगा ही नहीं अब रात तक।
तो यार हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल कंपनीज स्टेपुलेटेड इन कंपनीज एक्ट है एक हमारे जो पिछला कंपनीज ऑर्डिनेंस था। उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाने हैं और एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हुआ क्या क्या एसईसीपी ने ये जिम्मेदारियां किसको दे दी जी? आईकैप को दे दी। यार आपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करना है कि यार किसके हिसाब से अकाउंट्स बने, फाइनेंशियल्स बने। ऑडिटिंग फ्रेमवर्क आईकैप ने अडॉप्ट किया, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने भी उसका साथ दिया। तो यार ये डिटेल नोट जो है ना, ये फ्रेमवर्क के बारे में पूरे अब मैं बता के ना आपके वो 86,400 सेकेंड्स में वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। जिस बंदे को शौक है, बहुत अच्छा ये मटेरियल है, जाके पढ़ ले, मैं शेयर कर दूंगा पोर्टल पे भी, ठीक है। तो आप वन टाइम रीड है ये, बार बार आपने रीड करना नहीं है इसको, वन टाइम हम रीड करें। तो ये आपको आई कैप क्या करता है भाई, एससीसीपी क्या करता है, आईएसए क्या होते हैं, आईएफआरएसएस क्या होते हैं, आईसीएमएपी क्या है, तो ये आपको अकाउंटिंग और रेगुलेटरी प्रोफेशन की नो हाउ दे देगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी जी, पीडीएफ में शेयर करूंगा यार, पीडीएफ में शेयर करूंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। चलिए जी, कैप आ गई ऑडिटर की, टोपी, स्टार्ट करें जी, ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन द शो। हिस्ट्री ऑफ ऑडिट, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं यार, शुरू से शुरू करते हैं यार। शुरू कहाँ हुआ यार? मैं एक कॉल ले लूं, एक सेकंड जरा वेट कर लो। जी बच्चा पार्टी, आई एम बैक, ठीक है, आवाज आ रही है? चले जी। हिस्ट्री ऑफ ऑडिट से शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ ये सब? जो F8 तक आगे पहुंची, हाँ। फिर सी फैप और ऑरिजिन्स ऑफ ऑडिट। जी, 2000 बीसी में रोमन एम्पायर
जो कि अपनी पीक पे था। तो वो कुछ सप्लाईज भेजा करता था अपने प्रोविंसेस में, अपने आर्मी को, और अपने जो उसकी छोटी छोटी जो है गांव बस रहे होते थे या शहर थे, उसमें वो सप्लाईज भेजता था, लाइक चावल हो गए, गंदम हो गए। तो वो सही यूटिलाइज हो भी रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो रोमन बादशाह ने क्या करना शुरू किया, वहां पे कुछ ट्रस्ट वर्दी एम्परर अपॉइंट कर दिए, कुछ नौजवान लोगों को अपॉइंट किया, और कहा कि यार जाओ जाके वहां पे देखो कि क्या मेरी रिसोर्सेज सही से डिप्लॉय हो भी रही है कि नहीं हो रही। उनको क्या कहते थे, उनको वो कहते थे क्वेस्टर्स कहते थे। तो वो जाते थे गवर्नर्स के पास, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के पास, और उनके जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे, जितने भी वो खर्चे करते थे, रोमन एम्पायर जो उनको पैसे देता था, जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो उनको वेरीफाई करते थे, और उनके एसेट्स देखते थे कि यार वो एसेट्स हैं भी, एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर वो सही से कर रहे हैं, और जितने टैक्सेस उनको देने चाहिए अपनी वेल्थ से, क्या वो टैक्सेस रोमन एम्पायर को दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म का वो जांच पड़ताल करते थे उनके अकाउंट्स की। ट्रस्टवर्दी होते थे। ऑडिटर कौन होते थे यार, जिसको क्वेस्टर्स कहते थे। ट्रस्टवर्दी होते थे, काम क्या होता था, यार एक्सपेंसेस सही इनकर किए जा रहे कि नहीं किए जा रहे, इन द इंटरेस्ट ऑफ रोमन एम्पायर। एसेट्स अलाइन है कि नहीं है जो हमें बताए जा रहे हैं। टैक्सेस टाइमली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जितने देने चाहिए उतने ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। भाई पता क्या है कि यार 100 मिलियन का प्रॉफिट किया, और टैक्सेस जो है ना वो 20 मिलियन पे दे रहे हैं। 80 मिलियन खा गए, 80 मिलियन खा गए, तो यार ये क्या हो गया, ये तो फ्रॉड हो गया। तो उनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि जाके देखना कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ठीक है। फिर आए जी 10वीं सदी में हेनरी वन, किंग हेनरी वन। ठीक है, जिसने हुकूमत की 1100 ईस्वी तक। ठीक है, तो इंग्लैंड का ये बादशाह था। सबसे पहले जो ऑडिट का वर्ड यूज किया ना, वो इस बंदे ने किया। ठीक है, अगर आप लोग आज ऑडिट पढ़ रहे हैं, और ऑडिट को ऑडिट के नाम से पढ़ रहे हैं, तो उस बंदे के पीछे ये है। ठीक है, लैटिन वर्ड है ऑडिट, मीनिंग टू हेयर, सुनना। राइट, तो इसका मतलब है, ऑडिट का मतलब क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है कि सुनना। तो हेनरी वन ने क्या किया, वो भी ऑडिटर को अपॉइंट करता था, अपने लोगों को, वजीरों को, और वो बैरन्स जो गवर्नर्स कह रहे हैं उनको वहां पे भेजा करता था कि यार देखो कि उसके भी क्या क्या काम होते थे, कि यार स्पेंडिंग सही हो रही है, एसेट जितने बताए जा रहे हैं उतने हैं कि नहीं है, और मेरे टैक्सेस टाइमली पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर आया सन 2000, 2000 वाली जो सदी कहलाती है, 1760 से 1840 तक इंडस्ट्रीज लगना शुरू, चीजें ज्यादा रेवोल्यूशनराइज होना शुरू हो गई। और क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स का जन्म होना शुरू हो गया यार, जिनके पास पैसे थे उन्होंने आके इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब इंडस्ट्री के अंदर आके पैसा लगाना शुरू कर दिया, और उनका था कि यार हम पैसे पे पैसा बनाएं, तो प्रॉफिट मोटिव हो गया। उनको चाहिए थी कि यार जो बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ वो प्रॉफिट टाइमली जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और जितना जनरेट कर रहा है जो मुझे बताया जा रहा है आया, उतना प्रॉफिट जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, जितने रिटर्न्स मुझे ये जा रहे हैं वो उतने रिटर्न बिजनेस जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या किया, उनको रीएश्योरेंस रिक्वायर्ड थी इस सारे सेटअप पे। तो उन्होंने कुछ ट्रस्ट वर्दी लोगों को अपॉइंट किया, जिनको हम एसोसिएट्स एंड फ्रेंड्स ऑडिटर्स, उस जमाने में ऑडिटर्स को एसोसिएट्स एंड फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता था, जो कि इन्वेस्टर्स अपॉइंट करते थे किस पे, जाओ जाके उस कंपनी का ऑडिट करो, सेटअप का ऑडिट करो। तो ट्रस्ट वर्दी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की एलिमेंट ऑफ दिस होल सिनेरियो। वो ये कहते थे, इन्वेस्टर ऑडिटर को बोलते थे कि जाओ जाओ और जाके तुम देखो कि जो इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है, जो कंपनी जो मैनेजमेंट बिजनेस चला रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, क्या जितना बताया जा रहा है वो सच है, हकीकत है कि नहीं है, जाओ जाके वेरीफाई करो। तो कौन हुआ भाई, ट्रस्ट वर्दी लोग थे, रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करते थे जो इनको अपॉइंट करता था। ऑडिट किसका करते थे जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिट करते थे। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसने बनाई, कंपनी की मैनेजमेंट ने बनाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? कितनी जल्दी होते होते रोमन एम्पायर, फिर किंग हेनरी, और फिर आपको मैं आगे जाके मॉडर्न एरा में
लेकर आ गया जहां पर इंडस्ट्री बनना शुरू हुई। फिर हुई 1921 में स्टॉक मार्केट क्रैश, तबाह। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई 1929 में यूएसए के अंदर। ज्यादा रेगुलेशन बनने शुरू हो गए, ठीक है। ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। अब बोला कि यार वो जो आप लाते थे ना जिनको फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं होंगे भाई, क्वालिफाइड बंदे होंगे जिनको आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट करोगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इनका फोकस किस पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होगा और बैलेंस शीट पर होगा, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस कहते हैं। 1960s में कंप्यूटर का दौर आया। कंप्यूटर कंप्यूटर जाहिर सी बात है, उससे पहले तो रजिस्टर वगैरह चल रहे थे, फ्लॉपी डिस्क और ये मैक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इनका दौर 1960 के बाद आना शुरू हो गया, जब सारी चीजें डिजिटल होने लगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस बननी शुरू हुई, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, ऑडिटिंग के स्कैंडल्स भी बढ़ना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, जब रेगुलेशंस ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, रेगुलेटर्स ने जब रेगुलेशंस को अपडेट नहीं किया और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी, रेगुलेशन ऑब्सलीट हो गए थे। तो जब रेगुलेशंस ऑब्सलीट हो गए थे, नए बिजनेस मॉडल को वो केटर नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि नए नए स्कैंडल्स मार्केट में आना शुरू हो गए। सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक का जो रहा वो रहा एनरॉन का, ठीक है, जिसमें ऑडिटर की ट्रस्ट वर्दिनेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोग को यार? ठीक है जी। ऑडिटर की ट्रस्ट वर्दिनेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठने पड़े। क्यों? उसका ऑडिट कौन करा था? उसका ऑडिट कर रही थी सर उस जमाने की मशहूर जमाना फर्म आर्थर एंडरसन। आर्थर एंडरसन उस जमाने में उस फर्म के नाम से जानी जाती थी यूएसए में, जिसमें आज कोई भी टॉप फर्म का नाम आप ले लें, वो फर्म जानी जाती। तो जी पार्टनर्स इसमें मुलविस पाए गए इस स्कैंडल में, और उनको गिल्टी करार पाया गया, रेपुटेशन भी गई, जेल भी हुई, और आर्थर एंडरसन बंद हो गई, और ये फर्म नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ट्रस्ट वर्दी। ठीक है जी। तो पार्टनर्स को क्या हो गई सर? पार्टनर्स को जेल हो गई। अच्छा जी। समरी क्या निकलती है? यू आर वर्दी ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ओनली इफ यू आर व्हाट, ओनली इफ यू आर व्हाट। चलें जी, फ्लोर ओपन करता हूं। आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, अभी जो भी आपने चीजें पढ़ी ना, उसमें क्या क्या की एलिमेंट्स है। आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो अगर आप क्या हो, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप? ऑनेस्ट, व्हाट एल्स? ट्रस्टवर्दी, गुड, और क्वालिफाइड, क्वालिफाइड हो, ग्रेट, रिलायबल हो, व्हाट एल्स? नॉट देयर फ्रेंड, नाइस। ठीक है जी। तो बहुत सारे जवाब हमें मिले और सारे ही जवाब सही हैं। कुछ समराइज मैंने किया है 4 पॉइंट में। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही नॉट देयर फ्रेंड। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, एथिकली कंप्लाइंट होना चाहिए, ठीक है, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस की आप जो बात कर रहे हो, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 खासियत हैं जो आप में होनी चाहिए बीइंग एन ऑडिटर। बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी की जो मैंने कहानी आपको बताई उसमें से निकल के ये कुछ बातें आती हैं, तो मुझे बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आया यार? ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर आके किस तरह से इंडस्ट्री बनी आगे जाके, और ऑडिटर के जो रोल थे वो किस तरह से बड़े, रेगुलेशंस किस तरह से इवॉल्व हुए। ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को और एडवांस लेवल पे लेके जाना शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक कंपनी है यार, उसको चलाने वाले बोर्ड होता है और उसकी मैनेजमेंट होती है। सर ये क्या आप बता दिया आपने, थोड़ा मतलब डिटेल में तो बताएं। चलिए जी, डिटेल में बताते हैं। शेयर होल्डर्स आर द वन
shareholders are the one who provide financial support to the company, and after that the company is operated by the management under supervision of the board. Okay, क्या होता है भाई, ये शेयर होल्डर कौन है? ये इन्वेस्टर्स हैं, जो हमने पिछले उसमें पढ़े ना, अभी देखे पिछली स्लाइड में। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस को जारी सारी रख सके। और उस कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करते हैं, और उसके अंडर कौन काम करती है जी? मैनेजमेंट काम करती है। सर थोड़ा सा और बताएं, मजा नहीं आ रहा? ऐसा ही है भाई। चलो जी, यूजुअली शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू ऑपरेट एंड रीच टू कंडक्ट दी ऑपरेशन एट मास लेवल। यार इन्वेस्टर होता है ना, आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, आपने बोला यार आज टेक्सटाइल का बिजनेस खोलते हैं यार, बहुत जबरदस्त चल रहा है यार, बहुत जबरदस्त है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, टेक्सटाइल की कंपनी खोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, आपके पास क्या टेक्सटाइल कंपनी को चलाने की स्किल्स है? नहीं, टेक्सटाइल कंपनी को चलाने की स्किल्स आपके पास है नहीं। आपने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो कि इस टेक्सटाइल कंपनी को चलाने के लिए स्किल्ड थे। वो कंपनी, वो लोग क्या कहलाए? वो कहलाए मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, आपने उनको बोला यार ये मेरा पैसा है, ये मैं पैसा लगा रहा हूँ, आप लोग इस कंपनी को चलाओ, और इस कंपनी से आप साल में चलाना, और जितना प्रॉफिट आए उसमें कुछ शेयर मुझे दे देना, बाकी लगा देना अपनी सैलरी वैली निकालने में, एडमिन नेचर के खर्चे निकालने में, और बाकी कंपनी के ग्रोथ के लिए खर्च करना। तो इस तरह बेसिक मॉडल है कंपनी को चलाने का। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में आए शेयर होल्डर, कौन है जी? कौन है शेयर होल्डर? ठीक है, इस कंपनी को चलाने के लिए आए शेयर होल्डर, जिसको हमने इन्वेस्टर भी कहा। शेयर होल्डर किसको लेकर आए? शेयर होल्डर के पास स्किल नहीं थी तो वो लेकर आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यार तुम आओ और तुम मेरी कंपनी को चलाओ। द डायरेक्टर्स हैव अ स्टीवर्डशिप रोल, दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। क्या इसमें कोई भी ऐसी नई बात है जो हमने अभी तक ना पढ़ी है? ये उसी तरह है जिस तरह रोमन एम्पायर में बादशाह के नीचे गवर्नर काम करते थे, और गवर्नर्स चलाते थे चीजों को, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे किस चीज के लिए? एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर का रिटर्न देने के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर एज पर द बिजनेस इनकर करने के लिए, स्टेवर्डशिप रोल है उनके पास। ठीक है, स्टेवर्ड। एजेंसी रिलेशनशिप, यार इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर के साथ ना एक और नाता भी है जिसको हम प्यार से एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। वो क्या होता है कि जी, शेयर होल्डर्स ने एक कंपनी बनाई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप इस कंपनी को रन करें। अब इस कंपनी का जो फेस है ना, वो शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी का फेस कौन है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस है इस कंपनी का। तो अगर कोई भी चीज साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं, और मतलब उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे साइन किया, तो किसके बिहाफ पे साइन किया? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे साइन किया। तो इस केस में शेयर होल्डर कौन कहलाएंगे जी? क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। इस केस में शेयर होल्डर क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहलाएंगे? उस प्रिंसिपल के एजेंट। तो अब जी पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या लिखी है बराबर में, पढ़ लें जी। The relationship between the shareholders and the board of directors is also an application of general legal principle of agency. The concept of agency applies whenever one person or group of individual act as an agent on behalf of someone else. यहाँ पर board of directors act करें किसके behalf पे? shareholders के behalf पे. The agent has the legal duty to act in the best interest of the principal या के shareholder and should be accountable to the principal for everything that they do. ठीक है जी, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? चलें जी, as agents for the shareholders the board of directors should be accountable to the shareholders. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यार इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी है कंपनी चलाने के लिए, आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या होगे सर? आप अकाउंटेबल भी रहोगे। ओके, यहां तक कोई सवाल आ रहा है किसी का? यहां तक कोई सवाल आ रहा है? आना चाहिए।
क्या हुआ बच्चों, तो सवाल है, सो गए क्या? मैं ही बता दूं सवाल? यार ये क्या बात हुई? इसका मतलब देखो सब समझ में आ रहा है, ऐसा ही है। सब समझ में आ रहा है कि यार कंपनी को चलाता कौन है? मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं सामने से, ठीक है। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेयर होल्डर्स के क्या होते हैं? वो एजेंट होते हैं। डायरेक्टर्स के पास कौन सा रोल है सर? स्टेवरशिप का रोल है। शेयर होल्डर और डायरेक्टर के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करे शेयर होल्डर के बिहाफ पे, बीइंग देयर एजेंट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हुए सर? अकाउंटेबल हुए किसको? शेयर होल्डर को। सर अगर मैं कहूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टेवरशिप रोल, एजेंसी रोल, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ये एग्जामिनर 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के टेस्ट करता है एग्जाम में, आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको आंसर कर सकेंगे? क्या आप उसको आंसर कर सकेंगे? ठीक है, चले जी, जबरदस्त। आइए जी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो मतलब पूरा पूरा टाइम नहीं बैठते ना। उन्होंने अपने आप में से किसी भी एक बंदे को अपॉइंट किया, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव नाम सुना है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ये कंपनी चलाता है। असल में ये वो बंदा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एजेंट है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एजेंट है, ठीक है। इसने अपने नीचे ना कुछ लोग रखे। इसने अपने नीचे कुछ लोग रखे। कौन कौन है वो? सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, ऑपरेशनल हेड या एचआर हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड या हेड ऑफ लीगल। इन लोगों को रखा। सर और भी लोग हो सकते हैं, जगह कम है इसलिए कम लोग ऐड किए। बेसिक बेसिक ये लोग तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये जो ग्रीन से चीजें लिखी है ना, ये क्या हो गई सर? ये होगी मैनेजमेंट। ये होगी कौन? कौन हो गई सर? मैनेजमेंट। असल में ये वो लोग हैं जो सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक या शाम 6 बजे तक एक कंपनी में बैठ के उस कंपनी का काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी के अफेयर्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कंपनी चला रहे होते हैं एक्चुअल, वो ये लोग होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट होती है ये, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है? सर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लीड कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं सर? शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑडिट। ये वो कुछ चीजें हैं जिसको मिला के मैं कह लूं कि यार मेरी ऑडिट की दुनिया बनती है। ऑडिट की दुनिया बनती है। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया? शेयर होल्डर्स आए, पढ़ चुके हैं ना। शेयर होल्डर्स आए, इन्वेस्टर्स आए। वो किसको लेकर आए? सर मैनेजमेंट कह लो, डायरेक्टर कह लो, इनको लेकर आए, ठीक है जी। फिर क्या हुआ जी? फिर इन्होंने बोला कि यार, मैंने शेयर होल्डर ने मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को बोला कि आप लोग अपनी अपनी सर्विसेज के लिए अकाउंटेबल भी हो ना मुझे। याद है अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबल भी हो ना, कि आप लोग पूरे साल में क्या काम करो, कितना पैसा कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, कितना एसेट रख रहे हो। तो ये सब आप लोगों ने ना हिसाब किताब मुझे बना के देना है। जिस फॉर्म में आपने हिसाब किताब मुझे बना के देना है ना, उस हिसाब किताब को हम प्यार से क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस हिसाब किताब को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बेसिस कह लो या टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स कह लो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है, डायरेक्टर्स बनाते हैं, और जमा करते हैं किसको? जमा करते हैं किसको? सर शेयर होल्डर्स को जमा करते हैं। सर आईएफआरएस। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ना किसी बेसिस पे बनते हैं। उन बेसिस को हम क्या कहते हैं? उन बेसिस को हम कहते हैं जी आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है वो बता रहा हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसकी बेसिस पे क्या बनते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है शेयर होल्डर के। अच्छा जी, सर जबरदस्त। सर टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है शेयर होल्डर, और ये एलिमेंट्स ऑफ, सर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट पढ़ा रहे हैं आप। सर बात तो आपकी समझ में आ रही है, बात तो आपकी समझ में आ रही है, बट ऑडिटर कहाँ है?
मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना के दिए शेयर होल्डर को। अब अकाउंट्स गलत भी तो हो सकते हैं। सर ऑडिटर का रोल क्या है? सर अब आया तीसरा बंदा दुनिया में। कौन आया? आया 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 ऑडिटर आया। कि भाई ऑडिटर आया, तो पहला एलिमेंट पूरा हुआ मेरा। कौन सा? सर पहला एलिमेंट ऑडिट की दुनिया का थ्री पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा एलिमेंट IFRS। अब ऑडिटर आया और ऑडिटर को बोला तुम क्या दो मुझे? ऑडिट रिपोर्ट दो, तुम मुझे ओपिनियन दो कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बनी है नहीं बनी है। तो मुझे अश्योरेंस दो, तुम मुझे रीजनेबल अश्योरेंस दो। रीजनेबल वर्ड पे हम जाएंगे ना बाद में, रीजनेबल वर्ड पे हम जाएंगे बाद में। तुम मुझे अश्योरेंस दो, तुम मुझे बताओ कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से मैनेजमेंट ने बनाई है कि नहीं बनाई है। क्या यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? अब तक हमने कितने एलिमेंट पढ़े? कितने एलिमेंट पढ़े अब तक हमने? हाँ जी। कितने एलिमेंट पढ़ लिए भाई? चार एलिमेंट पढ़े ना? चार पढ़े, ठीक है। चार एलिमेंट पढ़े। सर ऑडिटर को बोला कि यार तुम रिपोर्ट दो। अब ऑडिटर कैसे रिपोर्ट देगा यार? ऑडिटर कैसे रिपोर्ट देगा? सर कोई गैप नजर आ रहा है बीच में? कोई गैप नजर आ रहा है आपको? गैप नजर आ रहा है? कैसे देगा रिपोर्ट? मुझे बताएं। कैसे देगा? सर काम करके देगा ना? काम करके देगा ना? इन्वेस्टिगेशन करेगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट करेगा एविडेंस की बेस पर। एविडेंस की बेस पर। बहुत अच्छी बात की यार मियाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने। यार ये तुम्हारा नाम ही मियाँ जी है, क्या है यार ये? ठीक है। चलो। अच्छा, तो एविडेंस की बेस पे देगा ना? हम ऑडिट की दुनिया में क्या बोलेंगे उसको? सर ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। बेसिस ऑफ ऑडिटर्स, बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। और ये तुम्हारे जो ऑडिट एविडेंस है ये क्या होना चाहिए? सर सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ऑडिट की दुनिया के कितने एलिमेंट हुए भाई? पांच एलिमेंट हुए और पूरा का पूरा ऑडिट आपके सामने मौजूद है। यही है जो है ऑडिट भाई, यही है। पूरा ऑडिट इसी में कवर होगा आपका। पूरा ऑडिट इसी में कवर होगा, ठीक है जी। चलें जी। क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में? क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में? कोई सवाल आ रहा है? छेती छेती मेरा भाई, छेती छेती मेरा भाई। कोई सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में? कोई सवाल आ रहे हैं? क्या क्या सवाल आ रहे होंगे? सर आपने एक बताया था रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट एक तो क्या होता है, आप उसको जरा सही से एक्सप्लेन कर दें। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है ये बता दें। आ रहे दिमाग में सवाल आता है ये? दूसरा सवाल कि सर ऑडिटर होता कौन है और क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान में स्पेशली ऑडिटर बनने का? ये भी आ रहा है? आ रहा है? सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन ऑडिटर या अपॉइंटिंग एन ऑडिटर? मैंने एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है और उसका प्रोसेस क्या होगा? आ रहा है? व्हाट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट? अभी किसी ने पूछा? अभी किसी ने पूछा? सर आइजा वाली बुक एलिमेंट क्यों नहीं है? सर एलिमेंट है ना। ऑडिटर अपनी जो ओपिनियन देगा, जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा वो आइजा के हिसाब से करेगा, ISA के हिसाब से करेगा। तो सर मेनली अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को देखूं तो ये चार सवालात आपके जहन में उबल रहे हैं, ठीक है। जो कुछ बच्चों ने चैट पे पूछा, कुछ चार पांच सवाल ये बन रहे। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए बच्चों? रुको जरा, सबर करो। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे यार।
आज ही सिलेबस खत्म कर दें क्या? हैं? आज ही सिलेबस खत्म कर दें? चले जी। अभी मुझे ये बताओ, बोर तो नहीं हुए अभी तक? हम्म? या अगर ओवरडोज हो रहा है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। छेती। जितना भी आज पढ़ा है उसको ऑब्जर्व करो आप अच्छे से, मुझे बताओ जल्दी से चैट पे। ठीक है। चलो जी, पढ़ते हैं। अश्योरेंस। अपॉइंट किया जी शेयर होल्डर ने ऑडिटर को, और कहा कि आप हमें अश्योरेंस दो। अश्योरेंस क्या होती है भाई? व्हाट इज अश्योरेंस? अश्योरेंस इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, जो हमें स्टैंडर्ड बता रहे हैं या जो दीगर मटेरियल ने बताया है। अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, अ कॉन्फिडेंस, ब्रिंगिंग शेयर होल्डर इनटू कंफर्ट जोन बाय ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आ गया आपका आइजा? अभी जो बच्चा पूछ रहा था सर आइजा नहीं है, आईएसए नहीं है, आ गया भाई? आईएसए आ गया आपका? आ गया सर। जब मैं ऑडिट करता हूं ना, जब शेयर होल्डर मुझे अपॉइंट करता है कि यार आप आके ऑडिट करो, और जब मैं उसको ऑडिट रिपोर्ट देता हूँ ना कि हाँ यार ये आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर यार, कंपनी के अंदर, तो और पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, पूरे सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ कुछ मसले नहीं है इस कंपनी में, सब चीजें जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। ठीक है। इसको कहते हैं एश्योरेंस। अच्छा, जितने ज्यादा काम, जितने ज्यादा प्रोसीजर, उतनी ही ज्यादा एश्योरेंस। क्या ख्याल है भाई? आप बकरीद आती है ना, आप जाते हो यार मंडी में गाय बकरा खरीदने के लिए, जब तक आप मेन गेट से लेके वो पहाड़ के कोने तक हर गाय बकरे की रेट ना पूछ लो, सुकून आता है कभी? सुकून आता है? तो भाई जितने गाय बकरों के रेट आप पूछते जाते हो, उतनी ही ज्यादा आपको क्या दे जाती है? अश्योरेंस आती जाती है कि हाँ अब जो आप जानवर ले रहे हो वो जानवर सही रेट पे एज पर मार्केट प्रैक्टिस आप बाय कर रहे हो, उसी प्राइस पे बाय कर रहे हो जिस प्राइस पे वो नॉर्मल जानवर मार्केट में बिक रहा है। ठीक है। क्या क्या टाइप्स है एश्योरेंस की? एश्योरेंस की टाइप्स पे आ जाओ भाई। सर जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा एश्योरेंस। अच्छा, तो सर अब इसको जरा डिवाइड कर दें। सबसे पहले एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है यार ये, कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कंपनी के अंदर कुछ गलत है ही नहीं, सब चीजें 100% करेक्ट मैनेजमेंट ने बनाई है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर दूसरी एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, विच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, which is not an absolute assurance, that is not a 100%, but आप कह सकते हो कि यार 75 to 80% assurance। इन अवर ओपिनियन, इसमें ऑर्डर कहता क्या है? इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। वो याद है हमने जो पढ़ा था यार, वो रोमन एम्पायर के बादशाह ने अपॉइंट किया था और कहा यार वो ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बात, याद है? तो सर इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस। और सर इसी एश्योरेंस के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लिए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा सबर कर लो, रुको जरा, सबर करो, बताएंगे आप। सर तीसरी टाइप की जो एश्योरेंस होती है वो होती है लिमिटेड एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। बेस्ड ऑन अवर रिव्यू, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying financial statement do not give true and fair view
इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लिमिटेड एश्योरेंस, नेगेटिव एश्योरेंस क्या है यार? सबसे ज्यादा कम काम आप किस में कर रहे हो सर? तीसरे नंबर वाले एश्योरेंस असाइनमेंट में कर रहे हो, और इसमें आप लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हो। आप बोल लो कि यार मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया ऑडिट करते हुए जिसको मैं कह सकूं देख के कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। सर इससे ऊपर वाले में क्या कह रहे हो? सर कह रहे हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। सर अब आ जाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है? समझ लें ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। The auditor's report on whether or not the financial statement give a true and fair view or represent fairly the position of the entity at the end of financial statement and the performance of the entity during the period. सर शायर इस शेर में सिंपल सा ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट बनाई है, जो बैलेंस शीट बनाई है और जो पीएनएल बनाया है एंटिटी एज एट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, एज एट की जहां पर बात है वो बैलेंस शीट है, और परफॉर्मेंस फॉर ड्यूरिंग द पीरियड की जहां पर बात है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, the auditor does not certify or guarantee that financial statements are correct। अगर सर्टिफाई कर रहा होता, गारंटी दे रहा होता, तो वो क्या हो जाती सर? सर्टिफिकेट हो जाता। और वो ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड में यूज नहीं करता। सर मैं यूज क्यों कर रहा हूँ कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए ना मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट्स यूज करती है, मैनेजमेंट बहुत सारे एस्टिमेट्स यूज करती है। और वो एस्टिमेट्स का मतलब क्या है, कि जजमेंट का मतलब क्या है कि सर मेरी जजमेंट कुछ और हो सकती है, आपकी जजमेंट कुछ और हो सकती है। ठीक है, बाइसनेस हो सकती है थोड़ी बहुत। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो एक्यूरेट व्यू नहीं है। समझ रहे हो आप दोनों वर्ड का डिफरेंस? समझ रहे हो कि सर ट्रू एंड फेयर व्यू और एक्यूरेट व्यू का डिफरेंस क्या है? कि सर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में, नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन में जब आप आईएफआरएस को पढ़ लो तो इसी तरह से अकाउंटिंग की जाती है उसकी। और जो मैनेजमेंट ने, सर लिमिटेड एश्योरेंस कितने परसेंटेज पे होती है? सर लिमिटेड एश्योरेंस आप समझ लो 60%, 55-60% पे। ये लेकिन जो परसेंटेज है ना, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा आइडिया हो जाए कि यार कितनी परसेंट ऑफ एश्योरेंस हमें आ रही होती है कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी का। ठीक है भाई, ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? जजमेंट्स इन्वॉल्व हो रही है इसमें। सर फिर आइए बात कीजिए ऑडिट की। ऑडिट क्या है? सर अगर मैं सिर्फ ऑडिट की बात करूं ना, तो ऑडिट का मतलब है ऑफिशियल एग्जामिनेशन। जब वो रोमन किंग भेज रहा होता था अपने गवर्नर्स के पास कि यार आप जाओ जाके देखो, कि आप जाके देखो कि यार क्या एसेट्स जो मुझे बताए जा रहे हैं वही है, टैक्सेस मुझे सही तरीके से पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अर्निंग जितनी बताई जा रही छुपाई तो नहीं जा रही। ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन और ऑफ एनीथिंग। यार दूध उबल रहा है किचन में, अम्मा ने बोल दिया कि यार देख कर आओ जरा दूध उबल गया नहीं उबल गया, तो आप जा रहे हो इंस्पेक्ट कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो ना आप, देख रहे हो यार दूध उबला नहीं उबला, तो वो ऑडिट के लाएगा। आपकी अम्मा ने बोला यार नमक ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, जरा चेक करके बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। आपने बताया यार नमक ठीक है, तो आपने क्या किया, उस खाने का ऑडिट कर दिया, एग्जामिनेशन किया आपने उसकी। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जुमरे में बात कर रहे हैं ना, तो ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अंडरलाइंग रिकॉर्ड, दैट्स सी बात है यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसके पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है सर? जनरल लेजर से बनता है। जनरल लेजर किससे बनते हैं सर? अकाउंटिंग एंट्रीज से बनते हैं। सर अकाउंटिंग एंट्रीज किससे बनती है? सर रिकॉर्ड से बनती है। सर रिकॉर्ड किससे बनते हैं? सर वाउचर से बनते हैं। सर वाउचर किस, वाउचर की बेस्ट बैक में क्या होता है सर? इनवॉइसेस होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अंडरलाइंग रिकॉर्ड। द ऑडिट इज परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। जो ऑडिटर होता है वो फ्रेंड्स नहीं होता, वो कौन होता है? वो कौन होता है सर? इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। यार दूध अगर गिर जाए चूल्हे से तो इसका मतलब तुमने ऑडिट टाइमली नहीं किया ना यार, ऑडिट नहीं किया तुमने, फेल हो गया। ठीक है, तो काम भी तो करने के लिए भेजा था ना तुम्हें। हुज ऑडिट इज बीइंग परफॉर्म? अच्छा, ऑडिट इज परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट पार्टी हु इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल ऑडिटर अश्योरेंस फर्म। ठीक है, जो ऑडिट फर्म कहलाती है, हु इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन होते कौन है वो ऑडिटर? इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर के फ्रेंड नहीं होते, शेयर होल्डर के फ्रेंड नहीं होते, मैनेजमेंट के फ्रेंड नहीं होते। हुज ऑडिट इज परफॉर्म द सेड कंपनी में ऑल्सो बी कॉल्ड एज अश्योरेंस क्लाइंट।
क्लाइंट कहते हैं, ठीक है, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। In Pakistan, the audit of financial statement is conducted in accordance with international standards on auditing as applicable in Pakistan. जिस स्टैंडर्ड के तहत ऑडिट होता है, ये वाले स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। इसकी अथॉरिटी क्या है पाकिस्तान में? सर अथॉरिटी ये है कि इस नीली किताब के बगैर ऑडिट हो ही नहीं सकता। इस किताब में लिखा है कि ऑडिट कैसे करना, ठीक है। फिर इस किताब में जो बातें लिखी हैं, और अगर आपके लॉज एंड रेगुलेशन, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, एससीपी, एफबीआर कोई बात कह जाता है, तो वो लोकल लॉज हमेशा इस नीली किताब को प्रिवेल करेंगे, ठीक है। अगर इस नीली किताब में कोई चीज लिखी है और एसईसी भी आपको कुछ ऊपर से बोल देता है कि यार बीइंग एन ऑडिटर आपने मेरी डायरेक्शन सुननी है, इस नीली किताब की डायरेक्शन नहीं सुननी है, तो ये नीली किताब जो है ना, ये फरंगी किताब है, बाहर की किताब है, ये किताब अप्लाई नहीं होगी, एससीसीपी की डायरेक्शन अप्लाई होगी, क्योंकि ये किताब की बात भी मैं एससीसीपी के कहने पे मान रहा हूँ, आई कैप के कहने पे मान रहा हूँ। लेकिन अगर वो रेगुलेटर ही मुझे कह दे यार इस किताब में फलाना जो लाइन है ना वो तुमने नहीं माननी, तो मैं नहीं मानूंगा। बात क्लियर है? एक्सप्लेनेटरी नोट, सर इसके अंदर पैराज हैं, कुछ स्टैंडर्ड में पैराज हैं, ठीक है, और उस पैराज को भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स गिवन है। Audit cannot be said to be performed in accordance with ISA unless compliance is made with all of the ISA. अगर आप किसी भी ISA की नॉन कंप्लाइंस करते हो, बीइंग एन ऑडिटर, मैं किसी भी स्टैंडर्ड की, ऑडिट स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लाइंस करता हूँ, ये जो स्टैंडर्ड है, अगर मैं किसी भी स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लाइंस करता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परफॉर्म किया है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा, कुछ नहीं रहता यार। नीड फॉर द ऑडिट, बेनिफिट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस देता है स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर कौन बना के? सर शेयर होल्डर, कस्टमर भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, मुझे जो गुड सप्लाई कर रहा है वो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, मुझे जो पैसा दे रहा है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, मेरा जहां पर बैंक खुला हुआ है जिससे मैं फाइनेंसिंग ले रहा हूँ वो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है। तो ये सारे के सारे मिलके कौन कहलाएंगे? मेरे स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, मेरे इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑडिटेड होते हैं, थर्ड पार्टी कहती है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सर अश्योरेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बढ़ाती है। रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट इंटरनल कंट्रोल, सर जब मेरा ऑडिट होता है ना, ऑडिटर आता है, वो सिर्फ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो करता है, लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो रेलेवेंट गाइडलाइंस, प्रोसीजर, पॉलिसी, मैनुअल मैंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं अपनी कंपनी के अंदर, उनको भी देखता है, और अगर उनमें कोई खामियां कोताहियां होती हैं तो वो किसको बताता है? सर बोर्ड को बताता है या मैनेजमेंट को बताता है। इससे क्या होता है? सर मेरा कंट्रोल रिस्क कम होता है और ऑडिट रिस्क भी कम होता है। सर ये इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल रिस्क, ऑडिट रिस्क, ये सारे की टर्म्स हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इन चीजों पे घबराना नहीं है। सर सेक्शन 23 of Companies Act requires that financial statement should be audited by auditors of the company. For private company having a paid up capital, जिसका paid up capital 1 million या उससे कम हो, are not subject to this requirement. उनको ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसका पेड अप कैपिटल इससे ज्यादा हो, उसको रिक्वायर है कि वो ऑडिट करवाए, ठीक है जी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये जी बेनिफिट्स हो गए ऑडिट के। क्या यहाँ तक हम लोग साथ में थे जी बच्चों? तो आई होप कि यार चीजें समझ में आई होंगी आपको। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने शुरू कर दी है, पढ़ाना, बताना। तो ये जो कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो आप लोग उसको देखें, और कोई भी फीडबैक हो आपकी तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेक्चर पसंद आया हो तो आप देखें, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने दोस्तों अहबाबों को बताएं कि यार यहाँ पे किस तरह से जो है वो टीचिंग हो रही है, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर गया हूँ मैं, कॉन्सेप्ट्स आपके मैंने उठाए, और भी काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। यार ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहता है कि आप पोर्टल से उठा लो, तो वो ज्यादा सही रहता है। कोई मसला नहीं है, पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करा लो यार, नॉमिनल सी फीस है। बाकी सब चीजें तो आपको पता है, ठीक है। तो ये काम मैं कर लूंगा। आज की जो नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, ये मैं अपलोड कर लूंगा, पोर्टल से डाउनलोड हो जाते हैं। बिल्कुल जी, पोर्टल से डाउनलोड हो जाते हैं।
PDF भेज दूंगा, मैं पोर्टल पे भी डाउनलोड कर दूंगा। और कोई हुक्म साढ़े लाइक। ठीक है जी। तो यार ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप है, पोर्टल वाला ग्रुप है, या जो दूसरा जनरल ग्रुप है, SBI का ग्रुप है, उस पे लाजमी जाके फीडबैक दीजिए। मुझे ग्रुप पे फीडबैक चाहिए कि यार क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या फीडबैक है आपकी। तो बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। होपफुली इंशाल्लाह देखते हैं, अगर कल क्लास होनी हो तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है जी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज्यादातर ग्रुप, सब ग्रुप में बता दो यार, सब ग्रुप में बता दो कैफे स्टार्ट हो गया है SBI का। ठीक है, चलो जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।